परसों हम लोगों ने ये देखा था कि जो नाड़ी परीक्षण है वो उसके नाड़ी परीक्षण की जो गुरु शिष्य परंपरा है वो किस तरह से आया, फिर कणाद के माध्यम से इस दुनिया में सर्वप्रथम नाड़ी परीक्षण सम्मत आयुर्वेदिक चिकित्सा की जो परंपरा है वो चलता रहा। फिर बाद में कई सारे दूसरे भी आचार्य हुए जिन्होंने अपने योग बल से, अपने सिद्धि से, अपने रिसर्च के माध्यम से, सभी आचार्यों ने, क्या चरक हो, क्या सुश्रुत, क्या वाग्भट, क्या चक्रदत्ता, इन सभी ने अपने अपने एंड से नाड़ी के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें जरूर बताई। सभी लोग अपने ऑडियो को बंद करिए, ऑडियो को बंद करिए प्लीज। सभी ने अपने अपने उन्होंने रिसर्च किया है, लेकिन नाड़ी परीक्षण का जो स्पेसिफिक जो चीज अभी हम पढ़ेंगे जिस रिदम से नाड़ी को, ये तो बहुत मास्टर कोर्स है। तो ये हम लोगों ने, मैंने क्या किया कि बहुत सारे ग्रंथों में जो नाड़ी के बारे में जो बातें लिखी गई है उसमें जो समझने योग्य जो बातें हैं, देखो लिखा तो बहुत कुछ है। जैसे वहां बताया गया है मंडूक गति। अब मंडूक गति है कैसा और उसको हम नाड़ी में कैसे पहचानेंगे, उसकी गति कैसी होगी, प्रैक्टिकली उसको हम कैसे समझेंगे, ये जानना बड़ी कठिन वाली बात है जब तक आप गुरुमुख से उस चीज को नहीं समझते या सीखते नहीं हो। इसीलिए हमने बहुत सारी चीजें स्टडी किया, बहुत सारे आचार्यों की बातें सुना, फिर एक अपने लिए उपयोगी जो नाड़ी परीक्षण प्रैक्टिस करते करते कौन सी उंगली में किस तरह के स्पाइक होता है, उसमें कई सारी चीजें मैंने विगत 7-8 साल से मैं जो ये नाड़ी परीक्षण पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखोगे इस सेशन में भी कि मैं जो आपको कुछ चीजें दोष को कैसे नाड़ी में देखना है उसमें भी थोड़ा सा मैं परिवर्तन करके आपको सिखाऊंगा। वो परिवर्तन करना इसीलिए जरूरी हुआ क्योंकि मैं वो देख रहा हूँ बार बार वो उस तरह के जो स्पाइक है, जब मुझे पेशेंट में दिख रहा है तो ज़्यादातर मुझे किसी दोष या शब्दोष को वहाँ पर मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो ऐसा करके कुछ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करते हुए मैं आज तक आया हुआ हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है इस विधि से, जिस विधि से अभी मैं आपको ये नाड़ी सिखाऊंगा, अगर आपने ध्यान से समझा और आप खुद भी इसको प्रैक्टिस करने शुरू किए तो आप 75% तक आप नाड़ी में एक्सपर्ट हो सकते हो। हमारा जी हमारा जो ये शरीर है, शरीर मन और आत्मा, इन तीनों के संयोग से चलता है। इंद्रियों की भी बात है वहाँ, विशेष करके मन, शरीर और आत्मा। इनमें से जो शारीरिक, जो शरीर में दोषों की जो संतुलन और असंतुलन की जो बातें हैं वो हम नाड़ी से भली भांति पकड़ते हैं। उसमें मैं आपको बढ़िया सिखा दूंगा और आपने जैसे मैंने सिखाया उसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 75% तक आप उसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। और बाकी बचा हुआ जो है उसे आप दर्शनम, रोगी को देख करके, प्रश्नम, रोगी को कुछ प्रश्न पूछ के आप बाकी 100% करने का आपने प्रयास करना है। किसी का प्रश्न होता है कि सर पहले बात तो ऑनलाइन से क्या यह चीज सीखा जा सकता है कि बगैर गुरु के सामने बैठे यह चीज संभव है कि हम नाड़ी सीख सके दूर बैठे? तो मैं विगत कई वर्ष से सिखा रहा हूँ और यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे पुराने स्टूडेंट हैं जो बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे नए से नए क्लास में इसीलिए आते हैं क्योंकि मैं कुछ ऐसी नई चीज़ें थोड़ा और परिष्कृत करके मैं बता देता हूँ। और ये जितना व्ययीकृति वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या ऐसी चीज़ है वो जितना पढ़ाओगे, जितना उसको व्यय करोगे, यानी उसको जितना जितना उसको बहाओगे, निकालोगे, लोगों को पढ़ाओगे, लोगों को बताओगे, बताने वालों का भी उतना ही बढ़ता है। और आप जितना सुनोगे उस तरह की बातें तो उतना सुनने से भी आप में कॉन्फिडेंट इस चीज़ में उतना बढ़ता है। तो अभी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट विद्यार्थी हैं जो लगभग 4-5 साल से हमारी इस क्लास से जुड़े हुए हैं। जैसे सेशन होता है तो और ज़्यादा नाड़ी की उस क्वालिटी को और कसने के लिए और ज़्यादा क्लैरिटी करने के लिए वो क्लास में आते हैं। एक और प्रश्न होता है कि रेडियल आर्टरीज में जो नाड़ी देखते हैं यानी अंगुष्ठ मूल में, यहाँ एक धमनी है जिन्हें हम रेडियल आर्टरीज बोलते हैं। तो
तो यहाँ जो ये स्पाइक हो रहा है, एक 3 उंगली से एक नाड़ी में हम 3 उंगली रखते हैं, और वहां से कैसे संभव है कि हम उस एक नाड़ी से, उस एक आर्टरी से हम सभी प्रकार के रोगों को जान सके? कैसे जाना जा सकता है उससे? तो एक शब्द आया है, कणाद ने लिखा है ये शब्द, यथा वीणागता तंत्री सर्वान रागान प्रवासते तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान रोगान प्रकाशते। जिस प्रकार से वीणागता तंत्री, वीणा में या जो सितार होता है उसमें एक ही तार होता है, और वो होता तो 4-5 और भी तार होते हैं, लेकिन वो झंकार के लिए होता है। एक ऐसा तार होता है, मिड तार बोलते हैं, वो जो तार है वो एक ही तार में सितार वादक अपने 3 उंगलियों को, वहां पर भी 3 ही उंगली लगता है, 3 उंगलियों को उसी एक तार में लगा करके कितना मीड खींचना है, कितना दबाना है, और दूसरे हाथ से मिजराब से जब उसको झंकार मारता है तो कितने सुरीली, कितनी अच्छी अच्छी साउंड, कितने अच्छे अच्छे राग, कितने अच्छे अच्छे गीत संगीत उसी एक तार से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से वो बहुत सारे रागों को उत्पन्न करता है जो मनमोहक हो, मन को रंजित करने वाला हो, उसी प्रकार से अकेला एक रेडियल आर्टरी, उस एक नाड़ी से 3 उंगलियों के माध्यम से हम रोगों का पहचान कर सकते हैं। ये वही कर सकता है जिसने निरंतर अभ्यास किया। जिस प्रकार से एक नया कोई व्यक्ति, जब उसके हाथ में हम सितार रखते हैं तो सितार भी वही है, उसके एक तार भी वही है, वो उतना ही कसा गया है, मिजराब भी वही है, 3 उंगलियां भी वही है। लेकिन जो अनाड़ी जिसने कभी वो सितार को बजाया नहीं है, सीखा नहीं है, तो उसके वो उस तार से कभी भी राग की तो बात छोड़िए, वो सामान्य आवाज भी नहीं निकाल सकता। टंग 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 ही ऐसा आवाज करता रहेगा। और जब वही व्यक्ति निरंतर अभ्यास करते 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 निरंतर साधना करते करते उस एक तार से कई प्रकार के स्वर साधनाएं, स्वर समूहों को निकालता है और लोगों को रंजित करता है, समा को बांध करके रखता है, उसी प्रकार से निरंतर अभ्यास करते 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 आप भी उस एक ही नाड़ी से, रेडियल आर्टरी से बहने वाली जो ब्लड का जो तरंग है, उससे आप पहचान सकते हो कि शरीर के किस हिस्से में क्या समस्या है, और वह जो रोग है वो किस दोष से संबंधित है, किस धातु से संबंधित है, क्या समस्या हुआ होगा, क्या चिकित्सा करना चाहिए, सब कुछ वो व्यक्ति आंख बंद करते ही नाड़ी के माध्यम से उस व्यक्ति को वो सारी बातें बता सकता है जो उसके शरीर में विद्यमान है। जिस प्रकार से एक अनेक वर्षों से साधना करने वाला सितार वादक सितार पकड़ते ही वाद्य के माध्यम से समा को बांध देता है, उसी प्रकार से नाड़ी में जो एक्सपर्ट है, ऐसा कोई नाड़ी वैद्य, वो रोगी के नाड़ी को पकड़ते ही उस रोगी के मन को तरंगित कर देता है। अब आप खुद कल्पना करो, कोई व्यक्ति आपके सामने आया है, उसके नाड़ी आपने पकड़ा है, और आप उसको बोल रहे हो भैया अभी आप दही खा के आए हो क्या, तो अगला तो उसी समय गिर जाएगा, हाँ जी दही खा के। अरे सुबह आपने ब्रेड और चाय पिए है क्या, सुबह आपने बिस्कुट खाए है क्या, आप ज्यादा दूध पीते, अभी भी आप दूध ही पी के आए हो क्या? तो ऐसे बातें तो सुन करके रोगी वहीं पर नतमस्तक हो जाएगा आपके सामने। उसके शरीर के अंदर क्या कुछ है वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसे जो सामान्य चीजें हैं, जब आपको समझ में आ जाएगी कि नाड़ी से हमें उसको टटोलना किस तरह से है, तो निश्चित तौर पर रोगी बड़े ही प्रभावित होता है। फिर उसके बाद आपकी चिकित्सा में जो कुछ भी आप करने जा रहे हो, जो कुछ भी आप करोगे उसके ट्रीटमेंट में, तो रोगी हाँ में हाँ ही भरता रहेगा, आपको कोई तर्क नहीं करेगा। नहीं तो क्या होता है, सर ये बहुत महंगा हो गया, ऐसा कैसे होगा, ये है ऐसा, ये वैसा है, ये सारे सवाल वो आपसे बिल्कुल भी करेगा नहीं, क्योंकि नाड़ी देखते ही आपने उसके अंदर की जो दुख है, उस दुख के ऊपर आपने हाथ रख दिया, उसमें जो वास्तव में समस्या था उसको आपने बोल दिया, बोलते ही वो एकदम प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे लोगों को और समाज को, समा को बांधने वाला आयुर्वेदिक वैद्य के पास इतना दिव्य परम कृष्ट नाड़ी परीक्षण जरूर सीखना चाहिए। जीवा परीक्षण से मूत्र परीक्षण, दूसरे भी बहुत सारे रोग निदान के आधार है, वो भी अपने अपने स्तर पर बहुत महत्व रखता है, लेकिन उनमें नाड़ी परीक्षण
बहुत महत्व का है, इसीलिए क्योंकि यह नाड़ी परीक्षण रंजक पित्त और प्राणवायु ने दोनों के द्वारा संचालित हुए रक्त रस आदि धातु जो समूचे शरीर तक पहुंच जाता है, छोटे छोटे छिद्र तक पहुंच जाता है। इतना ही नहीं बल्कि मानसिक और उसकी जो आत्मीय वेग, जो आत्मा की जो क्रियाएं हैं, उसके गति तक को भी ये पहचानने में सामर्थ्य रखता है। हाँ, इसमें जरूर हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी जो अभ्यास है, वो उस लेवल तक जाना जरूर चाहिए। तो धीरे धीरे अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आप उस चीज़ को भी अचीव कर लेंगे। इसमें दो बातें हैं, दो तीन बातें हैं इसमें। जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसको आपने नोट करना है अपने से। यदि आप नाड़ी में बहुत एक्सपर्ट होना चाहते हो, निश्चित तौर पर आप हो सकते, उसके मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे होना। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपने सुनना है और उसी तरह से आपने नाड़ी में उसको ढूंढने का प्रयास करना है, पहले नंबर में। दूसरे नंबर में जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपने नोट बनाना है। ये ना सोचना कि आपके पास जो नोट है वो नोट आप हमें दे दीजिएगा। ये नोट मैंने अपने बुद्धि से, अब मेरे बुद्धि के लेवल से, मैं जिस लेवल का आयुर्वेद में जानता हूँ वो अपने लेवल से मैंने इसको लिखा हुआ है। आपको जो कुछ भी आपके बुद्धि में जो मेरी बातें जो समझ में आता है, अंदर चला जाता है, आप अपने हिसाब से इसको आप नोट बनाइए। और एक बार नोट बनते ही आपको दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं, फिर भी कभी कभार उसको देख लेना। नोट बनाने से यानी लिखने से आपके आपके आपका जो हृदय है, आपका जो माइंड है, उसके अंदर बहुत गहराई से वो बातें अंदर चला जाता है। इसीलिए सुनना है, महसूस करना, अनुभव करना है, रियलाइज करना है, नोट बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। और रोज आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति हो चाहे वो अस्वस्थ व्यक्ति हो, सबके नाड़ी देखना अनिवार्य है, लेकिन रोग का नाम नहीं बोलना। नाड़ी पकड़ना है, फिर पूछना है भाई क्या दिक्कत है, या पहले ही पूछो भाई साहब क्या समस्या है, वो बोलेगा फलाना फलाना है, फिर आप नाड़ी देखो और इन सूत्रों को लगाओ वहां पर जो मैं आपको यहाँ क्लास में पढ़ाऊंगा। जब आप ऐसा करते हो तो निश्चित तौर पर आपको नाड़ी का सुख मिलेगा। वो आपको करते का अभ्यास करते करते ही आपको पता चल जाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना सटीक आपने उसको पहचान लिया। लेकिन अभ्यासात प्राप्यते सिद्धि, जितना आप अभ्यास करोगे उतनी सिद्धि आपको इसमें जरूर मिलेगा, ये पक्की बात है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। चलिए जरा नेक्स्ट सूत्र को देखते हैं। स्त्रीणाम विषक वाम हस्ते वामे पादे च यत्न च शास्त्रेण संप्रदायेन तथा स्वानुभवेन च। ये शब्द बोलता है, देखो जहाँ जो संस्कृत की जरूरत होगी ना सूत्र की, वो मैं आपको बता देता हूँ। नोट करना चाहे कर लेना, नहीं तो जस्ट समझने वाली बातें हैं। रोगी अगर स्त्री होगी तो उसके लेफ्ट हैंड में, और रोगी अगर पुरुष होगा तो उसके राइट हैंड में नाड़ी देखना है। ठीक है, रोगी अगर स्त्री होगी तो उसके लेफ्ट हैंड से, रोगी अगर पुरुष होगा तो उसके राइट हैंड से नाड़ी देखना है। ये जो बातें हैं लेफ्ट और राइट वाले, ये शास्त्र में लिखा है या नहीं लिखा है वो एक बात की बात है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, विशेष करके आयुर्वेद और नाड़ी परीक्षण की जो बातें हैं, इसमें ही देखो यहाँ पर एक शब्द स्पष्ट आया है, बहुत महत्व का शब्द। ये यहाँ पर बता रहा है शास्त्रेण संप्रदायेन तथा च स्व अनुभवेन। यानी हम जो कोई भी शास्त्र का अभ्यास करते हैं, चाहे वो नाड़ी परीक्षण हो चाहे आयुर्वेद हो, उसमें तीन विशेष आयाम होते हैं। पहला आयाम है शास्त्रेण, शास्त्र में उस विषय में क्या कहा गया है, शास्त्र की बातें, शास्त्र की बातें। लेडीज का लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड से लेडीज और राइट हैंड से पुरुष, जेंट्स, उस विषय में भी यहाँ ये जो शब्द आ रहा है अभी शास्त्रेण। हाँ, शास्त्र तो बोलता है कि पुरुष का राइट हैंड से और लेडीज का उसके लेफ्ट हैंड में नाड़ी देखना। आपके राइट लेफ्ट की बात नहीं हो रही है। लेडीज है तो उसके लेफ्ट हैंड को देखना है, और अगर जेंट्स है तो उसके राइट हैंड को देखना है।
इस विषय में शास्त्र बोलता है कि हालांकि शास्त्र तो ये बोलता है कि लेडीज के लेफ्ट हैंड और पुरुष के राइट हैंड, ये तो शास्त्र की बातें हैं। और दूसरा होता है संप्रदायन। संप्रदायन यानी गुरु परंपरा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ और आपको बता रहा हूँ कि लेडीज का लेफ्ट हैंड और पुरुष का राइट हैंड, इस तरह से नाड़ी उनका उनके हाथ में से नाड़ी देखना है। ये मैंने आपको बोला, अगर आप मुझे गुरु मानते हो, टीचर मानते हो, तो ये आपके और हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये एक परंपरा बन गया, इसी को हम संप्रदाय बोलेंगे। और तीसरा होता है स्व अनुभव, यानी जब आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत समय हो गया नाड़ी देखते देखते, खूब अभ्यास हो गया आपका, और आप इस चीज को देख रहे हो कि यार मैं तो जब भी कभी लेडीज और जेंट्स इन दोनों के जब राइट हैंड में जब उंगली लगा करके डायग्नोसिस करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे बेहतर समझ में आता है राइट हैंड से, लेकिन लेफ्ट हैंड से मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो ये स्व अनुभव है ना, ये आपकी अपनी अनुभव की बात है। यहाँ आपको उसके राइट हैंड से ही नाड़ी देखना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ये आपने अपने विवेक से आपने उस चीज को निकाला। जैसे मैं जो नाड़ी पढ़ाऊंगा, शास्त्र की बातें तो है, उसी हिसाब से मैं उस रिदम से आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो शास्त्र सम्मत ही होगा, लेकिन उसमें मैंने अपने अनुभव का भी कुछ तड़का डाला हुआ है। मैं कहूंगा आपको कि मुझे जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, नाड़ी देखता हूँ, तो इस तरह के स्पाइक, इस तरह के नाड़ी के उंगली के अंदर की क्वालिटी वाला जो पाल्पिटेशन है, इस तरह से जब दिखेगा तो इसका मतलब ये है, ये मैंने अपने अनुभव से जाना है, तो ये मेरी अपनी बात है, मैं उससे खुश हूँ और मैं वही करता हूँ, चाहे आके मुझे कोई कुछ भी क्यों क्यों ना कहे, कोई कितना ही तुर्रम खान क्यों ना हो, वो लोगों के नाड़ी देखकर कैसा ही क्यों ना बोलता हो, लेकिन मैंने जो अनुभव से पाया है मैं उसी को बिल्ड करने का प्रयास करूंगा, डेवलप करने का प्रयास करूंगा, और उससे मेरे अंदर एक तरह की मजबूती बनेगी, मेरे अंदर एक तरह का क्वालिटी निखरेगा। जब आप एक शास्त्र को अलग अलग लोगों के मुंह से सुनते हो, उनके अनुभव की बातें, तो एकदम आपका खिचड़ी हो जाएगा पूरा। सुनना तो आपने सबका है, चाहे आप मेरे तरीका से करो या चाहे आप किसी औरों की विधि से करो, लेकिन करो किसी एक के विधि से। किसके विधि से करें? जिसकी विधि, जिसका तरीका आपको जल्दी आसानी से समझ में आए और प्रैक्टिकली वो बिल्कुल परफेक्ट भी लगता है आपको। हाँ, द्रोणाचार्य जी ने जो तरीका बताया है वो मुझे प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं उस तरह से देखता हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया समझ में आता है। तो आप मेरे ही तरीका से करो, फिर उस कंडीशन में फिर उसके बाद आप किसी औरों के बताए तरीका से मत करो। मेरे तरीका से नाड़ी देखते 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 आप अपना अनुभव से आप अपना रूल तैयार करो, उसके बाद खुद उसमें रम जाओ और लोगों को भी सिखाना शुरू करो, क्योंकि सिखाने से आपके अंदर शास्त्र के प्रति विश्वास और अपना प्रैक्टिस में बहुत गहराई आपके अंदर विद्यमान होगा। ये बात आपने जरूर समझना है। तो यहाँ बातें क्या हो गई? आयुर्वेदिक चिकित्सा चाहे आप अपने अनुभव से करो या किसी गुरु परंपरा के मद्देनजर से करो, शास्त्र का अनुमति, मतलब शास्त्र उस विषय में क्या बोलता है, आयुर्वेदिक ग्रंथ बोल रहा है ऐसा करो, आप उसके विपरीत कर रहे हो। जैसे आजकल क्या होता है, बहुत सारे आयुर्वेदा डॉक्टर, हम आयुर्वेदा डॉक्टर तो उनको नहीं कहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जो आयुर्वेद के नाम में, ऐसा हम कह सकते हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि सुबह उठने के बाद इतना पानी पियो, कुछ गाइड करते हैं कि भैया ऐसा है प्रोटीन खाओ और जिम में जाओ, जिम में भी होते हैं ना, तो ये एकदम गलत है, क्योंकि शास्त्र बोलता है व्यायाम हमेशा कुछ न खाते पीते एकदम खाली पेट, भूख लगने से पहले, जब बढ़िया भूख लगता है तो भी व्यायाम नहीं करना है। अभी सुबह का लेटरिन पेशाब हो गया, पेट साफ हो गया, लेकिन भूख लगी नहीं है, उस बीच में कुछ भी खाए बगैर, कुछ भी पिए बगैर आपने व्यायाम करना है, क्योंकि भैया व्यायाम का अपना महत्व है। तो यहाँ क्या हो गया, शास्त्र ने जिस बात को बताया, लेकिन वो जो
टीचर है या वो जो कोच है, वह व्यक्ति को शास्त्र के विचारों के जस्ट विपरीत वो बोल रहा है, तो ये अपने अनुभव आपका कुछ भी बताता हो, आपका अनुभव कुछ भी बताता हो, मतलब आपको ऐसा लगता हो कि सुबह बहुत सारे केले खाओ, प्रोटीन खाओ और जाकर के जिम में करो तो मसल्स आपका बन रहा होगा, अच्छी बात है। लेकिन चूंकि शास्त्र विरोधी व्यवहार है ये, इसीलिए आप उसको करो न करो ये आपकी बात है, लेकिन लोगों को मत बताओ। ऐसे नाड़ी परीक्षण परीक्षण में भी मैं आपको वही बात सिखाऊंगा या बताऊंगा जिसको शास्त्र ने वो वही रूट दिखाया, वो तरीका, वो जरिया दिखाया, वो तरीका दिखाया। मैं आपको मंडूक गति हूबहू वैसे ही बताऊंगा जैसे शास्त्र ने बताया है, लेकिन मेरे बताने का तरीका थोड़ा सा हटके है। रूट वही है, तरीका वही है, फाइनली हम पहुंचेंगे वहीं पर उसी विधि से, लेकिन मेरा बताने का तरीका अलग है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन से गूगल मीट के माध्यम से बातें बताना है, तो मुझे एकदम क्लियर मेरी बातें होनी चाहिए, तभी आपको घर में बैठे बैठे चीजें समझ में आएगी। अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए जरा, अब यहाँ से हम नाड़ी परीक्षण का जो हमारा जो धारा है वो यहाँ से हम शुरू करेंगे। इससे पहले मुझे लगता है आप लोगों से मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस करूंगा, कुछ तो पूछना होगा कि मुझे ये बताइए कि आज तक किसी ने आप में से जो नए विद्यार्थी जो पहली बार मेरे क्लास में अभी आए हैं, मुझे लगता है उनसे थोड़ा बात करना पड़ेगा। आपकी थोड़ी सी विचार मुझे बताइए कि आपने जो पहली बार आए हैं और नाड़ी के बारे में आपको क्या समझ है, क्या आपको लगता है कि नाड़ी क्या है, नाड़ी क्यों सीखने के लिए आए हैं? राम निवास जी आप बताइए, 1 मिनट में बताना है आपने। राम निवास जी, आप नाड़ी सीखने क्यों आए हैं? क्योंकि पूरा 1 महीने के बाद आपको लगे कि हाँ भैया, मैं तो जिस चीज के लिए आया था मुझे तो वो मिला ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना। इसलिए क्लियर करिए, आप नाड़ी सीखने क्यों आए हैं, क्या मकसद? राम निवास जी, नाड़ी सीखने क्यों आए हैं आप? राम निवास जी, ऑडियो आपका बंद है, म्यूट हो रखा है, खोलिए उसको। आप नाड़ी सीखने आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या लगता है आपको? नाड़ी सीखने का प्रयोजन थोड़ा बताइए जो आपके समझ में है, फिर मुझे समझ में आ जाएगा। बताइए फटाफट, टाइम आपका ज्यादा जा रहा है। चलिए, मुझे लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा है। एनपी लिखा है, एनपी। भाई साहब आप हाँ बोलिए जरा, जी, नाड़ी सीखने आए हैं। नाड़ी तो मैंने गुरुजी कई जगह से ऑनलाइन सीखी है, यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन फिर भी कई प्रश्न मन में है, कई बातें क्लियर नहीं हो रही है। जी, तो मुझे वो उत्तर में ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैं जो नया मिले वो सीखता हूँ नाड़ी के हाँ, बारे में। अच्छा, हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ एनपी जी, और कुछ बोलना है आपने? हाँ जी, मैंने नाड़ी में से खुद के लिए भी कई बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जी, इसलिए मुझे रस पहले से इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है गुरुजी। जी, अच्छा। मेरा जो बताने का तरीका समझ में आ रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छे से। ठीक है। और कोई जो नए स्टूडेंट, नए जो इसमें अभी पहली बार आए हैं, अब जैसे हमारे विजय जी है, ये तो बहुत पुराने हैं। विजय जी आप पुराने हो या पहली बार आ रहे हो अभी नाड़ी में? पहले भी आए हो आप? नाड़ी में पहले नहीं आया था सर, आयुर्वेदिक अच्छा, क्लास में पहली था। बार आए हो नाड़ी में। तो मैं नाड़ी में आपको पहली बता, बार आया। हाँ मैं आपको बता दूं, हम नाड़ी में लीवर को ढूंढेंगे नहीं, हम नाड़ी में पहले ही उंगली लगाया, लीवर को नहीं ढूंढेंगे, किडनी को नहीं ढूंढेंगे, हार्ट को नहीं ढूंढेंगे, किसी नाम वाले रोग को नहीं ढूंढेंगे, हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, यदि आप लोग पता नहीं क्या सोच के आए हैं क्लास में, स्पष्ट है क्लास के एंड तक में मैं आपको बताऊं,
हम जो नाड़ी सीखेंगे वो एकदम गहराई में जाकर के डीपली एनालिसिस करना है। आप नाड़ी देखते हुए एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट को देख करके आप संप्राप्ति बनाओगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, मेरे सामने एक लड़की आई, उसको एपिलेप्सी था, गुजरात से आई थी। मैंने नाड़ी देखा, नाड़ी में मुझे उसके मूत्र वह स्रोतस दिखाई दे रहा था, नाड़ी में कफ था, नाड़ी कफ वाला था। कफ में गुरु और पिच्छिल गुण दिख रहा था, उसका संबंध मूत्र वह स्रोतस में जा रहा था, मूत्र वह स्रोतस में जा रहा था। और उसका जो आमाशय है उसमें गुरु गुण दिख रहा था। आमाशय यानी रस धातु में, रस धातु में गुरु कफ नाड़ी है, उस कफ में पिच्छिल स्निग्ध ऐसा गुण था, द्रव प्रधान, द्रव बाहुल्य था, यानी द्रव लिक्विड वाला था वो नाड़ी कफ। मूत्र व स्वतस की ओर जा रहा था। तो मैंने उसको क्वेश्चंस किया, बचपन में पेशाब ज्यादा आता था, उसको रोकने का प्रयास किया। उसने बोला हाँ। उसने जैसे ही हाँ बोला, मैंने कहा तुम्हें साइनसाइटिस है क्या? वो सुबह से ही जुकाम कर रही थी। उसने कहा हाँ मुझे जुकाम बहुत ज्यादा आता है। उसके नाड़ी में कहीं पर भी एपिलेप्सी का संप्राप्ति नाड़ी से तैयार नहीं हो रहा था। मैंने कहा आपको मिर्गी के दौरा रोज आता होगा, अलग बात है, लेकिन नाड़ी आपका मूत्र व स्रोतस यूरिन को रोकने से मूत्र उदावर्त हो गया और आमाशय में उसके विकृति होकर के उदान वायु को धक्का मार करके आपको प्रतिशय करा रहा है। चिकित्सा अपने प्रतिशय का करना है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया? क्या समझ में आया? मूत्रवर स्रोतस दिखा, मूत्रवर स्रोतस में विकृति दिखी नाड़ी में। मूत्रवर स्रोतस कहां से दिखा? वो मूत्रवर स्रोतस कैसे दिखेगा? उसमें यूरिन ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, वो मूत्रवर स्रोतस की बात है। वो कहां से देखना है? वो हमें सारे वो चार्ट, दोष, सब दोष, उसके बाद धातु, धातु में दोषों की गति, उसके बाद स्रोतस, इसको देखना है। इसके बाद हमने फिर दिमाग से टेक्निकली उसको कंपेयर करना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है। ये यहाँ ये दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है, वो दिख रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। शास्त्र में जो सिद्धांत है, मूत्र उदावर्त, पुरुष उदावर्त, शुक्र उदावर्त, आर्तव का उदावर्त, ये सभी शास्त्र की बातें हमें समझ में आना चाहिए। नाड़ी सीखने से पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। कल परसों मैंने एक वो सारा स्रोतस लिख करके दिया था, आप लोगों ने उसको नोट किया कि नहीं किया? नोट वो मैंने इसीलिए कराया नोट था। किया। हाँ, उसको नोट करना है। स्रोतस का नाम क्या है, उसका उद्गम स्थान क्या है, उसके जब वृद्धि होता है उसमें विकृति होती है तो क्या क्या सिम्टम्स होता है। आ रहा समझ में? नाड़ी हम इस तरह से देखेंगे। क्लास के एंड में आप ये ना कहना कि सर आपने तो वो फलाने वैद्य जी तो कहते हैं कि नाड़ी लगाओ और लीवर की बातें, स्प्लीन की बातें, लंग्स की बातें, फलानी बातें दिखाना। आपने तो कुछ सिखाया नहीं। मैं कहता हूँ उस तरह से सीखने की तरीका भी है मेरे पास। मैं पहले उसी के ऊपर ज़्यादा काम करता था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता था। आपको पता तो चल गया कि भैया लीवर में फैटी लीवर है, नाड़ी में आप टटोले के फैटी लीवर, कहीं ना कहीं वो सूत्र लगाओगे तो अनेक दिन अभ्यास करने से वो पता तो चल जाएगा कि फैटी लीवर है। वैसे इस विधि से भी पता चल जाएगा। क्या? इस विधि से भी पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो पूरा नोट बनाना है, फिर उसमें दिमाग लगाना है। लेकिन उस विधि से फैटी लीवर ही अगर आप पहचानोगे तो उसकी चिकित्सा में गुम हो जाओगे। चिकित्सा आपसे नहीं होगा, दवाई एक तरह के दोगे और रोगी को। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कितने सारे लोग आयुर्वेदिक दवाई खा के मर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि साइड इफेक्ट नहीं होता, आयुर्वेदिक दवाई का खतरनाक साइड इफेक्ट होता है।
अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में, पित्त के रुक्ष गुण बढ़ा है, और उसका यूरिन से संबंधित कोई समस्या, या आज जैसे एक दवाई है चंद्र प्रभावटी, ज्यादातर डायबिटीज में या यूरिन से संबंधित बातों में वो ज्यादा देते हैं। नाड़ी देख करके आपने देखा कि इसके किडनी में कोई बात है, आपने उसको चंद्र प्रभा दे दिया, यह जाने बगैर कि वो दवाई का क्वालिटी क्या है, कौन से दोष में काम करता है, उस दवाई का गामित तो यानी वो दवाई शरीर में कहाँ जाता है और क्या करता है, जाने बगैर दे दोगे उसको दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेगी। कितने सारे लोग कुश्ता भस्म पता है ही नहीं, हर किसी को हाँ सेक्स पावर बढ़ाना, चलो मकर ध्वज बटी दे दो, गठिया ठीक करेगा, दर्द ठीक करेगा, कुचला भस्म दे दो। अब उनको पता ही नहीं कुचला जो है किस कंडीशन में, किस नाड़ी की किस अवस्था में देना है। तो 100 बात की एक बात यह है, हम जो नाड़ी सीखेंगे वो डीपली एनालिसिस करने के लिए है। थोड़ा पानी पिलाना। समझ में आया आप लोगों को? अब कोई और मेरे को क्वेश्चंस करिए जरा, क्योंकि ये जो क्लास है बगैर प्रश्न किए आगे बढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। सर मैं नाड़ी में आपसे पहली बार सीख रहा हूँ जी। अच्छा, हाँ उत्कल जी, आप पहली बार सीख रहे हो? हाँ जी, वैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। आपके जो 2 मित्र 2-3 थे वो भी आ रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब है जो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं क्या अभी आपका? हैंड रेज करना जरा जो होगा ये तो। सुरेंद्र जी आप तो पहले भी थे ना पिछले सेशन में? नहीं, मेरा भी पहली बार है सर। अच्छा, सुरेंद्र जी का भी पहली बार है, ठीक है। गाड़ी प्रेक्षण फर्स्ट टाइम है। इसका मतलब पुराने स्टूडेंट यहाँ है तो सही, लेकिन बोल नहीं रहे। पुराने स्टूडेंट जो बहुत एक्सपर्ट हो गए, कोई सामने आइए। डॉक्टर अविनाश जी, हाँ प्रतिभा जी आइए। प्रतिभा जी आप सामने जरा आइए, जरा कैमरे ऑन करिए। प्रतिभा जी पिछले सेशन उन्होंने लिया था। प्रतिभा जी अभी है कि नहीं? यहाँ पे है शायद। हाँ जी सर, हरिओम सर। हरिओम जी। प्रतिभा जी आप पिछले सेशन में भी थे है ना? हाँ जी, अभी हाँ जी। आपको कितना प्रैक्टिस हो रहा है? सर काफ़ी चीज़ों में तो मुझे क्लियर हो गया है, बट फिर भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न तो आ ही जाता है, तो मुझे लगा इस बार आप और ज़्यादा क्लियर कर देंगे। ठीक है, हाँ नहीं वो तो है ही, 2-3 सेशन आपको हाँ अटेंड जी। करना पड़ेगा जितना ज़्यादा। जी, जी, अभी जी। इस बार की मेरा क्लास जो है मतलब है तो वही, लेकिन थोड़ा सा मैं और तरह से बोलूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा तो कोई नोट तो मेरे पास है नहीं, तो मैं तो ऐसे एक्सप्लेन करूंगा तो कुछ कुछ नई नई बातें समझ में आएगा भाई, आप उसको नोट करते रहना। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं इस बार का नाड़ी का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे जो नाड़ी है ना, कफ पित्त वात हमने देखना, तो खैर ये तीनों ही चीजें हैं। अब हमें थोड़ा सा ना कफ पित्त वात उत्पत्ति कैसे होती है वहां जाना होगा, तभी शरीर विज्ञान के संदर्भ में शरीर में आप लगा पाओगे कि उसको हमें बॉडी में किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखो, इस दुनिया में कुछ नहीं था तब ओम यानी एक जीरो साउंड रहित था। उस समय जो था वो आकाश तत्व था। इसको नोट करिए, मैं वैसे ही स्क्रीन दिखा भी रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें बाद में भी काम में आएगा जब हम धातु देखेंगे। शरीर में पंच महाभूत होते हैं, तो पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो सबसे पहले कौन है? आकाश है। आकाश महाभूत है। जब हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से इस दुनिया जब प्रलय हो जाता है, तो जितने भी आप और हमारे जैसे जो चेतनधारी जो थे कुछ भी, वो शून्य में चले गए, यानी वो निराकार स्वरूप में चले गए। फिर हम कहते, शास्त्र बोलता है कि भगवान के अंतर शक्ति में जाकर के सब विलीन हो गए। एक भगवान है और हम सभी उनके जीव है, उनके अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश स्वरूप है और अपने अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्म रूपी
उस भोगों को भोगने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। कोई किस रूप में है, कोई किस रूप में है। जब सृष्टि का एक निश्चित समय होता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कहते हैं डिस्ट्रॉय करने वाले भगवान भोलेनाथ जी। तो जा करके भगवान विष्णु के शरीर में उनकी इच्छा से सारा चीजें जो है स्थित हो जाता है। सारा जीव शून्य यानी चेतना रहित होकर के भगवान के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो जाता है। अनेक समय निकलता गया, अनेक योनि, अनेक मतलब कि समय निकलता गया। फिर क्योंकि हमारे जैसे जो जीव है, जो पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए जीव रूप में हम थे, और प्रलय के बाद वो कर्म भोगने के स्थान तो रहा नहीं। जब नहीं रहा तो कब वो स्थान बनेगा, कब वैसी स्थिति आएगी, कब मैं जाऊंगा, जाकर के मैं अपने बचे कुछ कर्मों को भोगूंगा, इसकी प्रतीक्षा वह जीव शून्य रूप से उस अनंत भगवान के स्वरूप के अंदर निहित होकर के प्रतीक्षा करता रहता है। जैसे रात में सोया हुआ आदमी जब सुबह जगता है, जगने के बाद उसको फिर पता चलता है मुझे क्या क्या करना है। तो यहाँ भी भगवान कहते हैं उसको भगवान जगाते ही इसीलिए है क्योंकि जो पहले दिन का जो अधूरा काम है वो इस दिन दूसरे दिन पूरा करे। सेम वैसे ही चीजें। तो फिर भगवान के मन में आता है कि चलो अहम एक बहुश्याम प्रजा है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है कि मेरे उदर में जितने भी वो जीव जो अपने कर्म भोगने के लिए प्रतीक्षा कर रहे, क्योंकि जब तक हमने जो अच्छे बुरे कर्म किया है, जब तक हम उसको भोगेंगे नहीं, वो करोड़ों वर्ष बीतने पर भी वो मुक्त नहीं होता। शास्त्र बोलता है किसी व्यक्ति का कर्म भोग जब उसका खत्म हो जाता है, यानी न तो पाप रहता है न तो पुण्य रहता है। क्षुण्य पुण्य मर्त लोके विशंति। कोई भी आदमी जब पुण्य करता है तो पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाता है, यानी अच्छे धाम में चले जाता है। पाप करता है तो बुरे स्थान में जाता है, नरक में जाता है मतलब। तो नरक में तब तक रहता है जब तक उसने पाप किया है। जब पाप का गठड़ी खत्म हो जाती है तो फिर वो नरक से फिर इसी दुनिया में आता है। अच्छे कर्म किया स्वर्ग में जाएगा, वो अच्छे कर्मों का पोटड़ी जब खत्म हो जाता है फिर वो इधर ही आता है। यानी ये आना जाना चलता ही रहता है। कब तक? जब उसके भाग्य में, उसके प्रारब्ध में अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य जब ये दोनों खत्म हो जाते, न तो पाप रहा न पुण्य रहा, न राम से मतलब न श्याम से मतलब न तो किसी से मतलब, जब मैं ब्रह्म में तल्लीन हो जाऊंगा तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने किए कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए मैं हमेशा बाध्य रहूंगा। तो भगवान ने क्या किया, अब कर्म भोगने के लिए मेरे लिए तो कोई स्थान चाहिए ना। तो स्थान कहाँ से मिलेगा? स्थान के लिए तो पृथ्वी आदि ये बनाना पड़ेगा। तो पृथ्वी आदि इन स्थानों के निर्माण कैसे होता है? तो होता है पांच भौतिक शक्तियों से, पदार्थों से। लेकिन वो पांच भौतिक तो सारे सिकड़े हुए हैं एक जगह। फिर भगवान ने उस आकाश जो अनंत था, वो आकाश तो कभी, वो तो शून्य है, वो तो कभी सिकुड़ता नहीं है, वो तो है ही शून्य। फिर उस आकाश से भगवान ने अहम एक बहुश्याम, उस आकाश से भगवान की इच्छा से, हम यहाँ भगवान कहेंगे, कुछ अल्लाह बोलेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, ये जस्ट एक समझने वाली बात है कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो आकाश से एक तन्मात्रा, जिन्हें हम बोलते शब्द तन्मात्रा, स्क्रीन में दिखा रहा हूं, आकाश से शब्द उत्पन्न हुआ और उसी शब्द को कुछ लोग तपह बोलते हैं। तो तपह शब्द सुनते ही ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए चले गए, ये बात। कुछ लोग कहते हैं कि वो पहला जो वर्ड है वो ओम है। कुछ लोग अपने धर्म के हिसाब से कुछ बोलते भी होंगे। हम तो कहते हैं ओम जो वर्ड है भगवान की इच्छा से पहली बार शब्द तन्मात्र के रूप में आया हुआ एक वर्ड है ओम। एनीवे, जब शब्द तन्मात्रा हुआ आकाश से तो वहां से वायु दूसरा महाभूत उत्पन्न हुआ, वायु महाभूत। जब वायु प्रकट हुआ, आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? वायु। उस वायु जब हवा चलने लगा, वो हवा दिख तो नहीं रहा है, स्पर्श में भी नहीं आ रहा है,
दिख नहीं रहा है लेकिन हवा महसूस किया जा रहा है, तो वहां से एक तन्मात्रा उत्पन्न हुआ, एक शक्ति उत्पन्न हुआ, उसका नाम है स्पर्श तन्मात्रा। क्या? आकाश जो वायु है वो स्पर्श लभ्य है, यानी आपके स्किन में फील हो रहा है आपको, हाँ ये हवा बह रहा है। तो आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श, ये तन्मात्रा हुआ महाभूत। स्पर्श तन्मात्रा हुआ वायु से, तो वहां से एक महाभूत और प्रकट हुआ, उसका नाम है अग्नि। अग्नि चूंकि जलता है तो जलना इज इक्वल टू तेज, तो वहां से दिखने लगा तो रूप तन्मात्रा प्रकट हो गया। रूप यानी दिखना। रूप और अग्नि, अग्नि महाभूत से रूप तन्मात्रा जैसे ही हुआ, तो उस अग्नि से रूप तन्मात्रा जब हुआ वायु और अग्नि के संयोग से, क्या हो गया? वहां से जल महाभूत उत्पन्न हुआ। जैसे हम देखते हैं ना कि आकाश अग्नि के सामने जो बैठते थोड़ी देर में जल निकलना शुरू होता है, तो वो जल महाभूत प्रकट हुआ। उसी जल, वह जो जल है अब वो रस आस्वादन का विषय बना तो आस्वादन का विषय बना तो वो रस तन्मात्रा वहां से प्रकट हुआ। रस तन्मात्रा यानी ये जीव का विषय रहा। ऐसे ही जल के बाद पांचवा जो महाभूत है वो प्रकट हुआ पृथ्वी, और वो पृथ्वी जो है वो उसका तन्मात्रा है गंध। जैसे पृथ्वी महाभूत उत्पन्न हुआ तो वहां वो दिखने भी लगा, स्पर्श लभ्य भी, यानी उसमें से सब सारी चीजें आ रही, एक नया चीज आ गया, उसका नाम है गंध तन्मात्रा यानी खुशबू। तो जो गंध है वो किसका है? पृथ्वी का। रस, रस तन्मात्रा किसका है? जल महाभूत का। रूप तन्मात्रा किसका है? अग्नि महाभूत का। स्पर्श तन्मात्रा किसका है? वायु महाभूत का। और शब्द तन्मात्रा किसका है? आकाश महाभूत का। अब देखो शब्द हमारे शरीर में, अब ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्रा बोलते। पांच महाभूत के पांच एक एक जो ये चीज है, इसको हम तन्मात्रा बोलते हैं। यह जो शरीर में तन्मात्रा, हमारे शरीर में भी है तन्मात्रा, वह तन्मात्रा इन हमारे शरीर में स्थित महाभूतों के प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कान, शब्द कहां से सुनाई देगा? कान से। तो कान से अगर शब्द सुनाई देगा तो ये कान किसका विषय हो गया? आकाश महाभूत का। आकाश महाभूत का। ऐसे ही शब्द स्पर्श, स्पर्श का संबंध किससे है? हाथ से है। स्पर्श का अनुभूत किससे होता है? हाथ से। तो ये हाथ जो है वायु के वेगों के अच्छे बुरे अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द, ये स्पर्श तन्मात्रा। त्वचा, त्वचा। ऐसे ही जो रूप है, रूप यानी दिखना, रूप का संबंध क्या है? आंख से। तो अग्नि महाभूत कहां पर है? अग्नि महाभूत कहां है? हमारे आंख में है। आंख में रह करके रूप तन्मात्रा वो देखता है, रूप को देखता है, वस्तु को देखता है। तो देखने वाला कौन है? आंख। किसके माध्यम से देख रहा है? रूप तन्मात्रा के माध्यम से। दिखाने वाला कौन है? अग्नि महाभूत। तो आंख में कौन रहता है? अग्नि महाभूत। वह अग्नि महाभूत रह करके हमारे इंद्रियों को प्रभावित करता है। कौन सा इंद्रिय? चक्षुष इंद्रिय। कैसे करता है? रूप तन्मात्रा से। उसके बाद आ गया जल। जल का संबंध किससे है? रस से है। हमारे शरीर में जो जीव है, हमारे जो टंग है, वो रस का आस्वादन करता है। आपने कौन सा रस पिया? आज गोलगप्पा के पानी पिया, या आपने आइसक्रीम खाया, नमकीन था, खट्टा था, ये कौन जानेगा? जीव जानेगा। यह जो जीव है वह उस जल महाभूत के उस शक्तियों को पहचानता है। ऐसे ही गंध, गंध का विषय कौन है? नाक है। तो आकाश शब्द तन्मात्रा कान, वायु स्पर्श तन्मात्रा त्वचा, अग्नि रूप तन्मात्रा आंख, जल रस तन्मात्रा जीव, पृथ्वी गंध तन्मात्रा नाक। ये हमारे क्या है? ज्ञानेंद्रियों का विषय है। क्या है? ज्ञानेंद्रियों का विषय है। अगर कान में दिक्कतें आ रही है, कान से नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है आकाश महाभूत से संबंधित विकृति।
अगर त्वचा की बातें हैं, स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्पर्श यानी कि आपको सेंस क्या बोलते हैं उसको, स्पर्श की अनुभूति नहीं हो रही है, ठंडा गर्म की महसूस नहीं हो रहा है, ठंडा गर्म का, ना ठंडा लग रहा है ना गर्म लग रहा है, स्पर्श की महसूस ना होना, ये कौन से महाभूत से जुड़ा हुआ है? वायु महाभूत से। विकृति किसकी है? वायु की। ऐसे ही अगर आंख में चश्मा पड़ गया, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन से महाभूत है? अग्नि महाभूत। विकृति किसकी हुई? अग्नि की। ऐसे ही जीभ से अगर हम रस स्वादन नहीं कर पा रहे, न तो मीठा पिया, ये जैसे हम कहते हैं टेस्टलेस हो जाना, तो टेस्टलेस हो जाना कौन सा महाभूत की विकृति है? जल की। ऐसे ही गंध, नाक से खुशबू, सुगंध ही खत्म हो गया, कौन सा महाभूत है? पृथ्वी है। तो ये हमारा जो तन्मात्रा हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है। हमारा जो ज्ञानेंद्रिय है वो तन्मात्राओं से चलता है, जो तन्मात्रा है वो इन महाभूतों से चलता है। आ रहा समझ में? ये पांच महाभूत, एक सेकंड में इसको बता दूं फिर क्वेश्चन रखता हूं। पांच महाभूत में से आकाश और वायु, ये दोनों मिलकर के वात दोष को रिप्रेजेंट करते हैं। शरीर में जो वात दोष है वो बेसिकली यही आकाश और वायु, इन दोनों महाभूतों के शक्तियों से, उनके प्रभाव से वात दोष का निर्माण होता है। यानी कि वात दोष इज इक्वल टू आकाश प्लस वायु, वात दोष इज इक्वल टू शब्द प्लस स्पर्श तन्मात्रा, वात दोष इज इक्वल टू आकाश प्लस वायु। आकाश सूक्ष्म कर देता है, सुखा देता है, छिन्न भिन्न कर देता है, अनंत व्याप्त कर देता है आकाश। जैसे किसी का ब्लड में क्लॉटिंग हो रहा है, अगर ब्लड में नसों में, तो क्या हो गया? उसमें वायु बढ़ा है आकाश महाभूत से। क्लॉटिंग जब होता है तो क्या होता है? ब्लड है उसको सुखा देता है और बीच में गैप बना देता है, बीच का भाग खाली हो गया, जो गैप है, जहाँ खाली भाग है, वो आकाश है। इसीलिए हम कहते हैं हमारा जो शरीर के जो अस्थि, जो हड्डियां हैं, हमारी जो बोन है, वो वायु से बना है। उन वायु में भी आकाश महाभूत के शक्तियों से बना है। इसीलिए हड्डी, उन बोन के अंदर छोटे छोटे आपको छिद्र दिखेगा, छोटे छोटे छिद्र दिखेगा। वो छिद्र क्या है? आकाश महाभूत का कर्म है। इजिकल टू यह है वायु। आज के बाद अगर कोई कहेगा भैया वायु क्या है, तो आपने बोलना है आकाश और वायु दो महाभूत का एक रूप है, जिसमें आकाश और वायु ने दोनों के कर्म निहित है, व्यवस्थित है, वो है वात। अब आ गया पित्त। पित्त में अग्नि और जल, ये दोनों महाभूत है। पित्त में अग्नि और जल, ये दोनों महाभूत मिलकर के पित्त दोष तैयार होता है। यानी पित्त इज इक्वल टू अग्नि प्लस जल, अग्नि और जल दोनों महाभूत से पित्त बना। ऐसे ही पृथ्वी, ऐसे ही कफ दोष जो है वो जल और पृथ्वी, इन दोनों के प्रभाव से कफ दोष बना है। कफ दोष किससे बना है? जल और पृथ्वी। अब यहां जिसको नहीं समझ में आया एक बार क्वेश्चंस करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी का इसमें कोई क्वेश्चंस है? गुरुजी, वो कोरोना समय में जब एक सिम्टम्स था कि नाक से सूंघना बंद हो जाता है, तो हाँ। वो टाइम पे पृथ्वी देखो कोरोना से क्या कफ है? दोष ही बढ़। कोरोना क्या है? कोरोना जो है ना, हाँ, वो कोरोना में आप देखोगे कफ दोष का प्रभाव कोरोना में दिखता है ना? कफ दोष का प्रभाव, कफ के लक्षण कोरोना में दिखता है। तो कफ में आता है ना पृथ्वी, और उसी पृथ्वी का तन्मात्रा है गंध। आप एकदम देखो जरा, कोरोना में
कफ को ठीक करने वाली दवाई देते हैं कि नहीं देते? गर्म दवाइयां देते हैं ना, रुक्ष गुण प्रदान दवाइयां देते हैं ना। वो दवाइयां क्या करता है? कोरोना को ठीक करता है। तो उस कोरोना में पृथ्वी माँ भूत है। अब हम देखेंगे, समझ में आया आप लोगों को? अब यहां पर मैं आपको, हाँ सुरेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा, वात दोष और वायु ये दोनों एक नहीं है, एक नहीं है। वात इज इक्वल टू, हालांकि उस वायु से ही, वायु एक एक बहुत, वायु जो है ना, वायु एक विशाल शक्ति है जो इस पृथ्वी में भी है, सारा दुनिया में है, सभी दुनिया को नचाता है, बड़ा शक्तिशाली है वायु। हवा भी है, जन्म देना, मारना, घसीटना, कुटना, पीटना, लोगों को पागल बनाना, सभी वायु की वजह से हो रहा है। भूकंप आना, ये होना, वो होना, पृथ्वी के अंदर बड़े बड़े रत्न आदि उसका निर्माण करना, सभी वायु के अंतर्गत, वायु शक्ति की वजह से हो रहा है। और वात क्या है? वात है उस आकाश और वायु महाभूत का जो गुण है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उस गुण, वह जो गुण शरीर में जो तैयार हो रहा है, जैसे मैं बताऊं, दूध में कुछ डाला और वो गाढ़ा होने लगा और उसमें से कुछ झाग सा बनने लगा और वो थोड़ा खट्टा सा हो रहा है, उसका जो खट्टापन है वो दही से है। लेकिन दही कहां से बना? दूध से बना है, ठीक है। तो जो आकाश और वायु महाभूत हैं वो विशाल है, वो शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है, हर जगह है। लेकिन वायु, उस वायु या आकाश महाभूत के जो शक्ति है, जो अनंत गुण है, उसका कुछ सूक्ष्म शक्तियां हमारे शरीर में, क्योंकि यहाँ पर भी तो है ना महाभूत, हमारे शरीर में भी तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है। आकाश शब्द तन्मात्रा, वायु स्पर्श, अग्नि रूप, जल रस, पृथ्वी गंध तन्मात्रा के रूप में वो अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। और वो शरीर में कैसे कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वही 5 महाभूत ही शरीर को निर्माण कर रहा है। जब वो रहता है, जिस प्रकार से अगर घर में आपने कहीं कटहल को रखा और वो बहुत बढ़िया पक गया, खूब पका, गिलाई हो गया, उसमें ना एक प्रकार का सर्प के जैसा स्मेल, खुशबू कहूं या जो भी कहूं, वो घर के अंदर फैलना शुरू होता है धीरे धीरे। फिर आपने कहा यार ये क्या है, ये इतना खुशबू? कहे भैया कोई कोबरा वोबरा तो नहीं घूम रहा घर के अंदर? जाकर के देखा ये तो कटहल है। तो जिस प्रकार के उसके खुशबू, वह जो खुशबू है वो ये बता रहा है कि भाई उसके अंदर है कुछ, आप ढूंढ रहे हो, पता नहीं क्या है, और ढूंढ करके पता चला ये तो बढ़िया कटहल है। ऐसे ही शरीर के अंदर जो रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चलद, विशद, कर, ये जो गुण है वो किसके वजह से है? यही आकाश और वायु के वजह से। किसके वजह से है? आकाश और इसी वायु की वजह से। तो देखते जरा, मैंने अभी आपको एक फोटो भेजा है, एक कुछ लिखा हुआ भेजा हुआ है, संस्कृत में है हालांकि। अब मैं चूंकि संस्कृत का विद्यार्थी हूँ तो ज्यादातर संस्कृत ही पढ़ना और पढ़ाना। अगर आप लोग बोर होते हो तो पहले कुछ 2-4 दिन तक ये संस्कृत की बातें, फिर बाद में तो हम नाड़ी की तरफ जाएंगे, संस्कृत वगैरह सारे खत्म, फिर तो हम प्रैक्टिस करें। लेकिन पहले हमें नाड़ी में जो चीज हम ढूंढ रहे हैं, हमें पहले उसके इर्द गिर्द उसकी बातें तो समझ में आना चाहिए ना, वो है कि क्या चीज। अब भैया मेरा तो पढ़ाने का तरीका यही है, कुछ लोग तो 4 दिन में नाड़ी सिखा देते, सुनने में आया। आप में से बहुत सारे लोग 4 दिन के नाड़ी सेशन अटेंड करके इधर आए हुए हो। 4 दिन में तो मैं तो नाड़ी की परीक्षण की सामान्य बातें करते करते खत्म हो जाता है, उसके परिचय देते देते। कहीं 5-6 दिन के बाद शुरू होता है कि भैया अब नाड़ी हम शुरू करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले आ गया, सबसे एंड में है, चलो वायु ही है तो वायु की बात करें। सबसे पहले बाद में है वो देखो आकाश, श्लक्षण, सूक्ष्म, मृदु, विवायी, विशद, विविक्त, अव्यक्त रसम, शब्द बहुल, आकाशीयम,
तन आर्दव सौशीर्य लाघव करोति। आकाश महाभूत कैसा है, क्या गुण है उसका? श्लक्षण, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। शरीर के अंदर जो सबसे माइक्रो लेवल में जाता होगा, कुछ करता होगा। आपने खाया भांग, और वो भांग बॉडी के अंदर रह करके पता ही नहीं चलता, धड़ करके दारू पिया और 1 सेकेंड में आपके शरीर को झुमा देता है। ये जो झूम रहे हो आप दारू में, भाई रोटी खाने के बाद तो वैसे झूमते नहीं हो, पानी पीने पर तो वैसे झूमते नहीं हो, लेकिन एक है दारू, उसको पिया, थोड़ी देर में झूमने लग गए। उसका जो झुमावट है, वो जो चीजें हैं, वो शक्ति है उसका, वो कैसे शरीर में फैल जाता है। कोई आदमी जहर पी लेता है और जहर पीने के कुछ ही सेकंड के बाद तड़पने लगता है, बाद में मर भी जाता है, मर भी जाता है। तो ये जो मर रहा है, मारने की जो शक्ति है, वो बगैर अत्यंत माइक्रो लेवल में बॉडी के अंदर काम करता होगा, तभी तो वो उसको रोकने वाला कोई स्रोतस उसको रोक नहीं रहा है। न तो कफ रोक रहा है, न पित्त रोक रहा है, न कोई धातु रोक रहा है, न कोई स्टूल उसको रोक रहा है। वो तो रोकने का नाम ही नहीं, वो अंदर चला गया, डायरेक्टली हार्ट में पहुंच गया, ब्लड को ही क्लॉटिंग किया, क्लॉट किया, मर गया आदमी। तो ये जो चीज है, जो शरीर के अंदर तीर के तरह काम करता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, वो है सूक्ष्म। और ये जो सूक्ष्म है, वही आकाश का एक स्वरूप है। मतलब किसी आदमी ने दारू पिया और वो दारू बॉडी के अंदर वैसे काम कर रहा है, एक झटके में पूरे शरीर में फैल गया कोई चीजें। मैंने किसी को कुछ कहा, उसको गुस्सा आ गया, लाल लाल हो गया उसका चेहरा, एक झटके में। वो पहले जो बहुत मीठी मीठी बात कर रहा था, मेरे छोटी सी बात सुनते ही एकदम वो उछल पड़ा। तो मेरी बात उसके दिलो दिमाग में सूक्ष्म गति से गया, और यह सूक्ष्म क्या है? आकाश महाभूत के एक शक्ति है। मृदु, मृदु इज इक्वल टू, यह बहुत कोमल है, इतना कि वो पकड़ में ही नहीं आता। व्यवाई, व्यवाई, व्यवाई इस शब्द का अर्थ होता है, जो अभी मैंने आपको भांग धतूरा आदि कहा, वो किस तरह से शरीर के अंदर जाकर के फैल जाता है। व्यवाई, भांग हो गया, धतूरा हो गया, देखो शरीर के अंदर जाएगा, जाते ही पूरे शरीर को कुंठित कर देता है, पूरे दिमाग को खत्म कर देता है, हंसने लगता है। कभी आप लोगों ने दारू पिया हो तो पता होगा, हमने तो भांग, हमने एक बार भांग पिए थे, और महाराज वो तो नीचे ऊपर ऐसा करके, है ना, एक झटके में, एक सेकंड में। तो ये इसको बोलते हैं व्यवाई, पूरे शरीर को ही उसने अपने कब्जे में ले लिया एक झटके में, सूक्ष्म शक्ति से गया। तो ये किसका है? आकाश महाभूत का। यानी अब हमें क्या कहना है कि वायु में जो आकाश है, वह शरीर में व्याप्त है, प्रभावित है, एक्टिव है, बढ़ा हुआ है। विशद, विशद का मतलब है निर्मल होना। जैसे कीचड़ है, आपके हाथ में घाव, वो मवाद से युक्त है, मवाद भरा हुआ है घाव में। कीचड़ है, इधर मवाद है, उधर ब्लड बह रहा है, उधर ये हो रहा है, बहुत बदबूदार, मक्खियां भिनभिना रही है, स्वेलिंग हो रहा है, पानी जो है एकदम वहां से निकल रहा है। ये क्या हो गया? ये कफ के गुण बढ़ रहा है उसमें। और विशद का मतलब होता है, जब आप उसमें दवाई लगाते हो तो धीरे धीरे वो मवाद, वो जो सूजा हुआ घाव, वो गंदा धीरे धीरे सिकुड़ता है ना ऐसे, और एंड में जाकर के एक बिंदी में, एक छोटा पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, छोटा दाना होता है। फिर जब उंगली से ऐसा करते हैं तो हल्की सी मीठी सी खुशबू, उसमें से इचिंग होती है, खुजली सी होती है। कभी आप लोगों ने ख्याल किया उसको? मेरे 1-2 बार हुआ, इसीलिए मुझे याद है। पूरा भरा हुआ है, पहले दवाई हमने खाया या लगाया, वो दवाई कैसे काम करेगा? वायु का, आकाश, वायु के जो आकाश महाभूत है, उस महाभूत में जो एक शक्ति जिसका नाम है विशद, इस गुण को बढ़ा देगा। लेकिन जब विशद गुण बढ़ेगा तो लोगों के शरीर में एकदम रफनेस,
रफनेस, ड्राइनेस, एकदम चीरा चीरा होना शुरू हो जाएगा, फट जाएगा पूरा, स्किन फट जाना, वेवाई जो विपादिका बोलते हैं ना आयुर्वेद में पैर के तल में फट रहा है, ये विशद गुण की वृद्धि से भी ऐसा हो सकता है। विविक्ता, विविक्ता का मतलब अनंत, दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे आकाश अनंत है ऐसे ही अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब है जो व्यक्त नहीं हो रहा है, जैसे मन, मन कैसा है, अव्यक्त है, दिखाई नहीं दे रहा है। व्यक्त होना दिखाई देना है, अव्यक्त होना यानी दिखाई नहीं दे रहा। कोई आदमी को आपने देखा, वो आदमी मन से बड़ा दुखी है, अगर वो नहीं बताएगा, हालांकि आयुर्वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी जो डॉक्टर है वो तो जान लेते उसके चेहरे से ही, चेहरे में मलिनता देख करके लगता है कि आदमी के अंदर मानसिक कुछ गड़बड़ियां है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं। तो क्या है, शरीर में वायु आकाश महाभूत के किसी अव्यक्त शक्ति को बढ़ा करके दिखाई ना देने वाली उस तरह की समस्या। कभी कभी क्या होता है, हाँ जी क्या हो गया, एपिलेप्सी, मेरे पास तो एपिलेप्सी के केस ज्यादा आता है, उसका बेचारा एमआरआई किया, नहीं कुछ पता चल रहा है, सीटी स्कैन किया, कुछ दिखाई नहीं, ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी दौरा आता है। एलोपैथ की दृष्टि में डॉक्टर बोलते हैं नहीं भैया कुछ है नहीं, आप टैग्रिटॉल ले लो, है कुछ नहीं, समस्या कुछ नहीं, उनके डायग्नोसिस, उनके निदान में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन वो एक दवाई उनको चिपका देते। यानी जो है तो है, होने से ही तो हो रहा है, लेकिन जो है वो अव्यक्त रूप में है, व्यक्त नहीं हो रहा। मान लीजिए किसी के शरीर में भूत प्रेत का प्रवेश हो गया, अब यह जो भूत प्रेत है वो भी किस रूप में शरीर में रहते हैं, अव्यक्त, व्यक्त रूप में नहीं रहते, वो अव्यक्त जो है वो व्यक्त रूपाचा शरीर को, भूत प्रेत अगर किसी के शरीर में आता है, वो जो आ गया वो तो दिखता नहीं है, लेकिन जिसके शरीर में आ गया वो व्यक्त, यानी उसके शरीर में अब कुछ ऐसी चीजें दिखना शुरू होता है, कभी पागलों की तरह हरकत करेगा या कभी कुछ कुछ करेगा, मैं माता जी हूँ, मैं हनुमान जी हूँ, आओ मेरे मेरे आशीर्वाद देता हूँ, वो फिर आशीर्वाद दे रहा होता है। वो देखा है आप लोगों ने, ऐसे बहुत सारे कितने होते लोग, है ना, और लोग जाते हैं माता जी मेरा ये ऐसा, जाते लोग नमस्कार करने, हाँ जी मेरे को बताओ माता जी शेरा वाली, वो मुंबई में कौन सी माता जी है, राधे माँ तो राधे माँ जो है, अगर उसके अंदर कोई माँ है भी है वैसे, चलो ठीक है, हर स्त्री माँ है, चलो वो नहीं कहना, चलो, लेकिन कोई ऐसे भूत प्रेत आदि शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, वो अव्यक्त दिखता नहीं है, क्या है, किसी डायग्नोसिस में थोड़ी आएगा, ना नाड़ी में आएगा, ना एमआरआई सीटी स्कैन ईजीसीटी ऐसे किसी में आएगा, लेकिन है, तो ये अव्यक्त है, किसका शक्ति है, वायु के आकाश महाभूत का। अव्यक्त रसम च, अव्यक्त रसम, जैसे पानी है, पानी कौन से रस का है, अव्यक्त, पानी के रस का टेस्ट कोई नाम है उसका, नहीं है, कौन सा रस है, अव्यक्त रस है। तो पानी कौन से महाभूत का है, आकाश महाभूत के अंदर, उसके अंदर जो रस नहीं है, कोई रस पता नहीं, उस पानी का कोई रस नहीं है, विरस है पानी, तो उसमें जो रस नहीं है वो क्या है, आकाश का ये क्वालिटी है, आकाश महाभूत का अव्यक्त। लेकिन चूंकि पानी जो है जल महाभूत का एक अंश है, लेकिन उसमें जो टेस्ट नहीं है, यह वायु का आकाश महाभूत का अव्यक्त शक्ति। शब्द बहुल, अभी हमने कहा शब्द तन्मात्रा है, आकाशीयम, इयम आकाश, यानी यह क्या है, आकाश है, ये क्या करता है शरीर में, तन आर्दव सौशीर्य लाघव, ये शरीर को लाघव करता है, क्या करता है, ये शरीर को लाघव करता है। चरक संहिता में ये अष्टांग हृदय में ये सूत्र है, मैं आपको कल इसके कहाँ पर है वो बताऊंगा। अब आ गया वायु, वायु महाभूत क्या है, सूक्ष्म रुक्ष खर, देखिए जरा मैंने फोटो भेजा हुआ है, शिशिर लघु विशद स्पर्श बहुल ईसतिक्त विशेषतः कषायम इति वायवीयम,
तद्वै सद्य लाघव ग्लपन विरूक्षण विचारण करम इति। यानी जो वायु है सूक्ष्म है, वायु भी सूक्ष्म है, आकाश भी सूक्ष्म है ना, दोनों ही सूक्ष्म है। यानी इन दोनों को किसी जगह में जाने के लिए कोई बहुत बड़ा छेद होना चाहिए, जरूरी नहीं, घुस जाता है। दुनिया का कोई एक ऐसा हिस्सा है नहीं जहाँ आकाश ना हो या वायु ना हो। क्यों? क्योंकि यह सूक्ष्म है। अब देखो ना, अगर ऐसा है तो शरीर के अंदर भी वायु जब बिगड़ता है तो कहीं अगर उसको जाने की जरूरत पड़े तो वो तो हर जगह पहुंच जाए, क्योंकि सूक्ष्म है, हर जगह पहुंच जाएगा, है ना, हर जगह पहुंच जाएगा। वायु, वायु होने से सूक्ष्म। दूसरे नंबर में वायु कैसा है? रुक्ष है। रुक्ष यानी ड्राइनेस। रुक्ष जब नाखून से उंगली में ऐसा करते हैं ना, नाखून से खर 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 करता है, तो ये जो रुक्ष गुण किसका है? वायु का है। आकाश के लिए कौन सा शब्द बोला? विशद। और वायु के लिए क्या बोल रहा है? रुक्ष। वायु के लिए खर भी है। खर यानी रफनेस। रुक्ष इज इक्वल टू ड्राइनेस, खर इज इक्वल टू रफनेस। शिशिरा, शिशिरा इज इक्वल टू शीत, यानी ठंडा है वायु। वायु कैसा है? ठंडा है। एक चीज बताओ, लोगों के शरीर में जब हम नाड़ी देखते हैं तो वायु बड़ा है जब हम कहते हैं ना, तो हमें ये विश्लेषण करना चाहिए, वायु बड़ा है तो वायु महाभूत बड़ा है या आकाश महाभूत बड़ा है? अच्छा, ये पता चल गया कि ये वायु महाभूत है, तो वायु सूक्ष्म, रुक्ष, खर, शिशिर, लघु, विशद, ये है बेसिकली नाड़ी, नाड़ी की बातें। सूक्ष्म गुण से वायु बड़ा है जी, या रुक्ष गुण से बड़ा है, या खर से बड़ा है। शिशिर मतलब होता है ठंडा। ज्यादातर जो वायु है वो रुक्ष और शिशिर, इन दोनों गुणों से ज्यादा बढ़ता है, यानी रुक्ष और शीत से। शिशिर यानी ठंडा। अब देखो ना, किसी आदमी को बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, कप कपाना शुरू करता है, तो ये क्या हो गया? कफ बढ़ा? नहीं। ड्राइनेस के साथ अगर ठंडी लग रही है तो वायु बड़ा है, क्योंकि शीत जो है ये वायु महाभूत में भी है। उसके बाद आ गया लघु। अब रोगी बोलता है सर ठंडी शरीर, शरीर स्पर्श में ठंडा है, लेकिन व्यक्ति का जो बॉडी है वो रफनेस है, ड्राइनेस है, मन में मलिनता है। लघुता का मतलब क्या है? शरीर का वजन कम हो रहा है, कमजोरीपन आ रही है, कम खाता है, खाना खाने का मन नहीं करता, आवाज बड़ा नहीं, छोटे आवाज में बोलता है। इसका मतलब क्या हो गया? लघु गुण बढ़ गया जी। क्या बढ़ गया? लघु गुण बढ़ गया। 33 लोग हो गए क्लास में। मैं सबको बताऊंगा, जो लोग क्लास में आगे बढ़ना चाहेंगे तो 3,000 रुपये तो देना ही है आपने। अगर नहीं भी बढ़ना चाहेंगे तो मैं इसी तरह से आपको फ्री में कुछ दिन तक, 5-6 दिन तक, ये बढ़िया मैं आपको पढ़ा दूंगा। कम से कम याद तो रखोगे कि हाँ हमने इतनी चीज़ें पढ़ लिया और बहुत मज़ेदार चीज़ें हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। इतनी चीज़ें बस कुछ दिन तक मैं आपको फ्री में एक्सेस दे दूंगा। लेकिन जब नाड़ी की बातें आएगी स्पेसिफिक, जब उसकी जो अंदर जाएंगे ना, तब फिर वो आपको पेड है, यानी पेमेंट आपको जमा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 3,000 रुपया मुझे लगता है इस क्लास के लिए आपके लिए कोई बड़ा मायने नहीं रखता। यदि आप इस चीज़ को समझना, इसको पढ़ने में आपको सुखद अनुभूति होती है, तो ये 3,000 रुपये की कोई मायने यहाँ नहीं रखता, ठीक है। रुक्ष गुण खरा पता चल गया। लघु, लघु का मतलब है, देखो कोई आदमी ना, जैसे देखो बीमार होकर के आया है, हॉस्पिटल से आया है, या कुछ भी ऐसा हो गया, होता है ना कि भाई बहुत कमजोर हो गया, आवाज नहीं निकल रहा है, कम बोलता है, आवाज नहीं निकल रहा है बेचारा, हॉस्पिटल से आया या कहीं से भी आया, कम आवाज, ज्यादा आवाज में बोल नहीं सकता, मन में मलिनता हो गया। पहले तो एकदम दहाड़ता था ना शेर की तरह, भैया कुछ भी दे दो चल जाएगा। क्या हो गया? मलिन। तेरी ऐसी तैसी, मैं तो वही लूंगा, वही खाऊंगा, वही करूंगा, नहीं तो नहीं। ये क्या है? गुरुता आ गया जी उसके बॉडी में। यहाँ वायु नहीं है। वायु कहाँ है? भैया जो भी दे दो बस, कृपा करो भैया। ये क्या है? मलिन है। ये मन की मलिनता है।
ये जितना बढ़ेगा उतना समझ लो शरीर में वायु अपने वायु महाभूत का ये जो गुण है लघु गुण, उसके संदर्भ में ये बढ़ रहा है। विशद तो मैंने बता ही दिया, आकाश में भी वही विशद है, इसमें भी वही है। स्पर्श बहुला, क्योंकि स्पर्श तन्मात्रा है इसका, स्पर्श बहुल। ज्यादातर जो हम कहते हैं ना छुआछूत की बीमारी, सुना है आपने? ये छुआछूत की बीमारी भी बेसिकली वायु यानी वात दोष का, वायु महाभूत से रिलेटेड समस्या है। ईसतिक्ता, इस आकाश महाभूत का कौन सा रस है? अव्यक्त, कोई रस नहीं है उसका। आकाश महाभूत का कौन सा रस है? कोई पूछेगा आपको आकाश महाभूत का रस बताओ, तो क्या बताओगे आप लोग? कि नहीं भैया आकाश महाभूत का कोई रस नहीं है। लेकिन वायु का अगर कोई पूछे वायु महाभूत का रस क्या है, तो आपने बोलना है इस तिक्त विशेषत कषाय। इस तिक्त का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा तिक्ता, थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कड़वा। तिक्त रस इज इक्वल टू कड़वा रस। जैसे नीम है, नीम थोड़ा है क्या? नीम तो बहुत ज्यादा कड़वा है ना? इस तिक्त का मतलब है थोड़ा कड़वा, थोड़ा कड़वा। ज्यादा कड़वा है तो उसके अंदर जो बहुत ज्यादापन है वो कहीं ना कहीं आकाशीय शक्ति की ओर जाएगा वो। लेकिन थोड़ा सा, हालांकि आकाश तो अव्यक्त है, लेकिन फिर भी उस, मान लीजिए नीम का पत्ता है, उस दिन तक आप अगर रोगी को नीम के पत्ते देते हो तो पूरा सूख जाता है वो। नीम के पत्ते शरीर को कमजोर कर देता है। कड़वा चीज जितना हम खाते हैं उतना आपके शरीर के पौरुषत्व शक्ति कमजोर हो जाता है, सेक्सुअल पावर कमजोर हो जाता है, शरीर को ड्राइनेस बढ़ाता है, रफनेस बढ़ा देता है, कमजोर कर देता है, वायु के आकाश गुणों को या वायवीय गुणों को बढ़ा देता है। कड़वा रस जो होता है वायु को बढ़ाता है, ठीक है। इस तिक्त विशेषत कषाय, जो कषाय इज इक्वल टू जामुन। जामुन आजकल अब आने वाला है। जामुन क्या है? कषाय रस है। अर्जुन क्या है? कषाय रस है। तो कषाय रस जो है वो वायु महाभूत को बढ़ाता है, वायु महाभूत को बढ़ाता है। कषाय रस में अधिक मात्रा में रुक्ष गुण होता है, कषाय रस में अधिक मात्रा में रुक्ष गुण होता है, ठीक है। कषाय मिति वायवीयम, ये सभी वायु है। अब ये जो वायु है वो लाघवता ले आता है, ग्लपन, विरुक्षण ड्राइनेस करता है, विचारण तोड़ फोड़ देता है। विचारण, विचारण का मतलब क्या है? तोड़ देना, फोड़ देना, चीरा चीरा कर देना, ठीक है। ये वायु है। अब आ गया तीसरे नंबर में अग्नि। अग्नि का देखो उष्ण, ये गर्म है। ये मैं महाभूत की बात कर रहा हूं। इसको अगर आप लोग याद रखोगे ना, इसको याद रखोगे, ये जो सूत्र है इसको अगर सूत्र याद ना भी हो, इसके भावार्थ अगर याद रखोगे तो आपको जीवन में हर कोने में, मैं भी क्या करता हूँ इसको याद रखने के बजाय अपने डायरी में यहाँ पर मतलब टेबल में इसको लिख के रखा हुआ है। कभी जब नाड़ी देखता हूँ तो मेरे सामने देखिए जरा, ये इस तरह का मैंने चार्ट बनाया हुआ है नाड़ी का। इतने में मेरा पूरा नाड़ी आ जाता है, देखो इसके अंदर सब कुछ है। अब मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल है, और आपको मैं ये फोटो भेज दूंगा, अपने एंड से इसको बना लेना। बस एक पेज में सारा चीज आ गया। इधर से कलाई में प्रैक्टिस करने के लिए कलाई में उंगली रखा और इस स्पाइक को अनुभव करना है, डायरी में उसको देखना है जो पेज है, फिर वहां से अनुभव करना है। तो अग्नि है तो उष्ण गर्म है, तीक्ष्ण तीखा है। जैसे तीखा, तीक्ष्ण का मतलब क्या है? जो द्रव्य जीभ में रखने से सनसनाहट महसूस कर दे, झंझनाहट महसूस कर दे। क्या क्या करता है? जैसे काली मिर्च जीभ में रखा, तीखा जो मिर्च होता है, स्पाइसी मिर्च जीभ में रखा तो क्या होगा? ऐसा नहीं होता। दालचीनी जीभ में रखो तो थोड़ा सा क्या होता है? झंझनाहट होता है। आप यूं लगा लो कि दुनिया में जितने भी चीजें, चाहे वो ठंडा तासीर वाला हो, चाहे कोई भी हो,
जीभ में रखने से झंझनाहट होती है, समझ लो वो झंझनाहट ही तीक्ष्ण गुण है, और कहीं ना कहीं उस तीक्ष्णता में गर्मी रहती है, उसकी तासीर, उसका स्वभाव बेशक ठंडा है। जैसे जैसे बर्फ है, बर्फ हम जब जीभ में रखते हैं तो बर्फ कैसा है, वैसे तो ठंडा है ना, ठंडी बर्फ, लेकिन जीभ में रखने से झंझनाहट होती है कि नहीं होती है, होती है। इसीलिए बर्फ का तासीर गर्म है। गर्म क्यों हुआ, क्योंकि जीभ में रखने से झंझनाहट पैदा करता है। तो सूत्र बनता है, जिस चीज को जीभ में रखते हो वो जो झंझनाहट करता है अगर, तो वो तीक्ष्ण गुण वाला है। वो तीक्ष्ण गुण किसका है, अग्नि महाभूत का शक्ति है। समझ लो उस बर्फ में भी अग्नि महाभूत की वो एक शक्ति, तीक्ष्णता उसके अंदर विद्यमान है। तो गुरुजी गर्म पानी में भी तीक्ष्ण अग्नि महाभूत की तीक्ष्णता नहीं, रहेगी? गर्म पानी मुंह में रखोगे तो झंझनाहट होता है क्या गर्म पानी से, तो पर पूरा जल जाएगा, अलग बात है। हाँ, तो झंझन, फिर वो जलना अलग चीज है, झंझनाहट अलग चीज है ना। एक बिजली के करंट जैसा लगता है ना, जैसे आप मान लो अकरकरा किसी ने खाया है आज तक, अकरकरा बताइए, अकरकरा वो किसी ने खाया है? हाँ? वही सड़वा वही सड़वा जिस मिलो है आज वो घर बना कर रखते वो एकदम भैया जयप्रकाश जी ऑडियो बंद करो। वो यही रेट में जयप्रकाश जी जी सर ऑडियो बंद करके बोलो भाई। हाँ जी, अकरकरा किसी ने खाया है क्या अभी तक? नहीं खाया किसी ने अकरकरा, मुंह में लगाया। अच्छा, जब आप अकरकरा लगाते हो तो क्या फील होता है, झंझनाहट नहीं होती एक प्रकार का, एक बिजली की छोटा करंट जैसा आपकी जीभ में मारता है वो, है ना। तो वो उसी को बोलते हैं तीक्ष्ण गुण। जिस किसी के अंदर भी वो चीज है, समझ लो वो तीक्ष्ण है। वो तीक्ष्ण ही अग्नि महाभूत का एक स्वरूप है। अग्नि में भी देखो सूक्ष्म गुण है। अब ये सूक्ष्म अग्नि में भी है, वायु में भी है और आकाश में भी है। सूक्ष्म, ये जो सूक्ष्म गुण है वो उसके तीक्ष्ण होने की वजह से हो रहा है। अग्नि में ध्यान देना, अग्नि में जो सूक्ष्म है वो उसके तीक्ष्णता के वजह से है। अगर अग्नि तीक्ष्ण ना होता तो ये सूक्ष्म भी ना होता। सूक्ष्म है क्योंकि अग्नि तीक्ष्ण है। अग्नि के अंदर यह सूक्ष्म और तीक्ष्ण जो गुण है वह उस अग्नि में जो रुक्षता है, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ रुक्ष भी लिखा हुआ है ना, अग्नि में रुक्ष है, सूक्ष्म रुक्ष। ये जो रुक्ष गुण है उस अग्नि में वायु का एक शक्ति उस अग्नि के अंदर भी विद्यमान है। वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। अग्नि के अंदर क्योंकि होता है ना, जैसे जो तीन दोष है, कफ पित्त और वात। कफ के अंदर वायु के भी कुछ गुण है, पित्त के भी कुछ गुण है। पित्त के अंदर भी कफ और वायु के भी कुछ कुछ गुण है, और वायु के अंदर भी वात कफ और पित्त के कुछ कुछ गुण है वायु में भी। ये जो गुण है वो अपने अपने गुणों के साथ मिल करके शरीर में काम करते। जैसे वायु में शीत गुण है, कफ में भी शीत गुण है। वायु में रुक्ष गुण है, पित्त में भी रुक्ष गुण है। समझ में आया? जब शरीर में रुक्ष गुण बढ़ता है तो वायु और पित्त दोनों ही बढ़ने की ज्यादा संभावना होता है, क्योंकि दोनों में रुक्षता है, दोनों में ही खरता है। देखो अग्नि में रुक्ष भी है, खर भी है। खर यानी रफनेस। अब ये कल्पना आप लोगों ने कभी नहीं किए होंगे, किसी के शरीर में पित्त बढ़ रहा है और उसके अंदर रफनेस। जैसे कभी कभी जीभ में जो जीभ लाल लाल है और बीच में कट पड़ा हुआ है जीभ में, ध्यान दीजिएगा। जीभ देखा लाल है और बीच में कट, ऐसा लगता है जैसे ब्लेड से कटा हुआ है साइड साइड में। या भैया वायु का नहीं है, ये पित्त का रुक्ष खर गुण है। क्या किसी के भी जीभ देखोगे, उस जीभ के बीच में मोटा दरारे पड़ा हुआ है, ये तो वायु है बीच में। लेकिन जीभ के दोनों साइड में ब्लेड के काटने जैसा कट लगा हुआ है। मेरे पास ऐसे कई फोटो है, मैं देख करके कल भेज दूंगा। जीभ के जैसे, हाँ
इधर इधर ऐसे ऐसे करके ना जीभ होगा लाल सा, और ऐसे ब्लेड से कटा हुआ, जैसे सेम ब्लेड के कटने जैसा लगता है। यह अग्नि महाभूत का रुक्ष और खर गुण के बढ़ने का प्रतीक है। क्योंकि देखो, अग्नि इजिकल टू पित्त, और अग्नि में रुक्ष, खर, लघु, विषद सभी गुण है जो वायु में है। सुरेंद्र जी आ रहा समझ में? किसको नहीं आया बताइए। यानी यूं लगा लो, अग्नि महाभूत में भी रुक्ष यानी ड्राइनेस, खर यानी रफनेस, ये दोनों गुण अग्नि में भी है। जब किसी के पित्त बढ़ता है तो भी ये दोनों गुण वहां देखे जा सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं समझना कि भैया ड्राइनेस बढ़ गया वायु बढ़ गया, रफनेस बढ़ गया वायु बढ़ गया, नहीं, पित्त में भी है यानी अग्नि में। अग्नि है तो रूप बहुल, रूप बहुल क्योंकि आंख का विषय है, रूप तन मात्र। ईसद अम्ल लवण कटु रस प्रायम, यानी जो अग्नि है वह कौन कौन से रस है? ईसद अम्ल थोड़ा सा खट्टा रस, लवण, ईसद लवण थोड़ा खट्टा थोड़ा लवण, ये अग्नि महाभूत में है। कटु रस प्रायम, ज्यादातर कटु रस से अग्नि बढ़ता है। कटु रस प्रायम, अग्नि महाभूत में कटु रस अधिक मात्रा में होता है, अम्ल और लवण रस कम मात्रा में होता है। समझ में आ रहा? कम मात्रा में होता है। गति स्वभावम इति, गति वाला स्वभाव है, मूवमेंट करना उसका स्वभाव है। तेजसम, तेज है उसमें। स्वभाव कैसा है? दहन जलाना, पचन डाइजेस्ट करना, दहन दारण उसको चीर फाड़ कर देना, तापन उसको सेकना, प्रकाशन उसको लाइट देना, प्रभा वर्ण, प्रभा, प्रभा यानी कि लाइट, प्रभा, प्रभा है ना, बुद्धि का मन का प्रभाव होता है ना, जैसे प्रभा, प्रभावमिति, प्रभा वर्ण यानी अग्नि महाभूत जब किसी का बहुत मेंटेन होता है तो वो व्यक्ति का जो चेहरा है एकदम देदीप्यमान होता है, बहुत अच्छा लाइट होता है उसमें। तेजसम इति वायु अग्नि, ये अग्नि हो गया। तो आज हमने अग्नि, वायु और आकाश, ये तीन महाभूत को आज हमने पढ़ लिया। वीडियो को रिकॉर्ड करके कल दे दूंगा।